नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल अधिक होता है? इनमें से ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल अधिक होता है? ऑप्शन दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल अधिक होता है। किस वाइंडिंग का होता है क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल अधिक? लो वोल्टेज वाइंडिंग का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक वेस्टर्न में सदैव होता है। प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वेस्टर्न में सदैव क्या होता है? उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ, लपेट की संख्या समान, तांबे की तार का साइज समान, अलग अलग चुंबकीय परिपथ। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ। क्या होता है सदैव प्राथमिक एवं द्वितीयक वेस्टर्न में? उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो किस मान को परिवर्तित करने के लिए अर्थात बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वोल्टेज को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर में को उपयोग किया जाता है। किसको बदलने के लिए? ट्रांसफार्मर को वोल्टेज बदलने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ट्रांसफार्मर एक है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर है स्थैतिक मशीन, एक स्थैतिक मशीन है। ट्रांसफार्मर क्या है? स्थिर रहने वाली मशीन है अर्थात स्थैतिक मशीन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज करंट किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है वो लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सबसे कम होता है? करोड़ प्रकार, सेल प्रकार, बेरी प्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यह होता है बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज सबसे कम होता है। किसमें होता है? बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में सबसे कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ट्रांसफार्मर के क्रोड के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इस्पात, लकड़ी या हार्ड आयरन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन इस्पात ट्रांसफार्मर क्रोड के निर्माण के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी हानि जीरो होती है अर्थात शून्य होती है? लोह हानि, ताम्र हानि, मशीनी हानि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में मशीनी हानि शून्य होती है। क्या होती है? जीरो होती है। इस मशीनी हानि ट्रांसफार्मर में न के बराबर होती है, नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है शून्य, अनंत, 1 किलो ओम या 1 मेगा ओम। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? निम्न पारगम्यता, उच्च पारगम्यता, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। तो उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्न में से व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? वोल्ट, वोल्ट एम्पियर, एम्पियर या वाट? तो किस में व्यक्त किया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर में। किस में किया जाता है? वोल्ट एम्पियर में। राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में किसका उचित उपयोग करने से हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर में किसका उचित उपयोग करने से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। पटलित की मोटाई, भार, कोर का पदार्थ या कुंडल की संख्या। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर का पदार्थ उपयोग, उचित उपयोग करने से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर क्या कहलाता है? बजिंग, सायरन, रिंगिंग या हमिंग। तो ट्रांसफार्मर में जो शोर उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमिंग दोष के नाम से जाना जाता है। उस शोर को क्या कहा जाता है? हमिंग शोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, शक्ति ट्रांसफार्मर किस भार पर अधिकतम दक्षता होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो शक्ति ट्रांसफार्मर होते हैं तो वह किस भार पर अधिकतम दक्षता होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? पूर्ण भार से कुछ अधिक है, लगभग पूर्ण भार, भार रहित या आधार भार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग पूर्ण भार पर। किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं शक्ति ट्रांसफार्मर? लगभग पूर्ण भार के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के मध्य होता है? किस प्रकार का युग्मन होता है प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में ट्रांसफार्मर के लिए? यांत्रिक, प्रकाशीय, विद्युतीय या चुंबकीय। तो दोस्तों इसमें होता है प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में के मध्य युग्मन होता है चुंबकीय। कैसा होता है? चुंबकीय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती है। किस में होती है? क्रोड में, बुशिंग में, वाइंडिंग में या बॉडी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइंडिंग में। कॉपर हानियां किस में होती है? वाइंडिंग में। कॉपर हानियों को ताम्र हानियों के नाम से भी जाना जाता है। किस हानियों के नाम से जाना जाता है? ताम्र हानि, कॉपर लॉस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्यों जरूरी होती है? ट्रांसफार्मर को कूलिंग क्यों किया जाता है, अर्थात ठंडा क्यों रखा जाता है? ताप को घटाने के लिए, हानियां कम करने के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए या हमिंग दोष कम करने के लिए। तो दोस्तों किसी भी ट्रांसफार्मर की कूलिंग ताप को घटाने के लिए जरूरी होती है। किसको घटाने के लिए? ताप को कम करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में मानक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो भारत में होती है 50 हर्ट्ज। भारत में मानक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हो। कितनी हो सकती है? क्या बोल सकते हो? साइकिल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बिना फ्रीक्वेंसी को बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या डीसी मोटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। इसको बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक कर सकते हैं इसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर होता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर कैसा होता है? आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है, जबकि एम्पलीफायर क्या करता है? आउटपुट शक्ति को बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर क्या कर सकता है? आउटपुट शक्ति को बढ़ा सकता है, जबकि ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में ऊष्मा उत्पन्न किसके कारण होती है? ट्रांसफार्मर में हीट उत्पन्न किसके कारण होती है? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये वो भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वो भी दोनों के कारण, आयरन लॉस व कॉपर लॉस दोनों के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।